हेलो बच्चों, अभी हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया था वो प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या एक्सप्लेन किया था, मैं आपको वन बाय वन चीज़ें समझाता हूँ। हमने प्रीवियस टॉपिक में सबसे पहले इंट्रो पढ़ा था अबाउट कि भैया सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन के बाद हमने क्या पढ़ा था अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? भाई लिखाना शुरू हो जा। क्या हो गया छोरे, लिखा दूँगे? हाँ लिखा रहा है। चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देख लिया था। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद याद करो हमने कंसंट्रेशन भी देखा था। दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक बताए थे क्वालिटेटिव और एक बताए थे क्वांटिटेटिव। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, वो हम लोग पढ़ने वाले सॉलिबिलिटी। ठीक है, थोड़ा आधा ही दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। हम लोगों को जो टर्म पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिबिलिटी। पहले आप समझिए कि सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपने ले लिया 100 ml वाटर, मैं ये कोई कंडीशन नहीं कह रहा हूँ, आपने 100 ml ले लिया वाटर। आप इसमें पहले 10 ग्राम क्या मिलाए, शुगर, फिर 10 और ग्राम मिलाए शुगर, फिर 10 और ग्राम मिलाए शुगर, फिर 10 और ग्राम, 40 ग्राम तक तो ये मिल गया। उसके बाद थोड़ा सा एकदम ऐसे नहीं, 10 ग्राम मतलब 2 ग्राम ऐसे लेके गए, फिर उसको मिलाने की कोशिश की, बट वो मिल ही नहीं रहा था। वो क्या हो जा रहा था, नीचे बैठ जा रहा था। मतलब 40 ग्राम तक तो भैया 100 ml में पूरा सोल्यूट डिजॉल्व हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो सोलिबिलिटी भी यही बोलता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिजॉल्व हो जाता है ना, एक स्पेसिफाइड, मैं ये देखिए 100 ml ले लिया, आप 1 लीटर 2 लीटर 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बदलते रहो आप। ठीक है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में जब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर लेते हो, कैसे, एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो भैया नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे ही मेनली डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कहूँगा हर जगह टेम्परेचर पे ही डिपेंड करे या हर जगह प्रेशर पे ही डिपेंड करे, सब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको बस खाली अभी छोटे से जो टर्म्स मैंने यूज़ किए कि भैया सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या हो जाए भैया, सोल्यूट डिजॉल्व हो जाए किसमें, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड में क्या होगा, गैस इन लिक्विड में क्या होगा। तो एक एक टर्म हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा जूम हो गया। अब हम लोग पहला टर्म पढ़ते हैं। पहला टर्म हमारा क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए मैं आपको पहले क्लियर भी कर दूं कि जब सॉलिड इन लिक्विड की बात आएगी, मतलब भैया लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्वेंट। लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्वेंट। और जो सॉलिड होगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूट। ठीक है, तो अगर सॉलिड एज अ सोल्यूट जो डिजॉल्व हो रहा है किसमें, लिक्विड एज सॉल्वेंट में, तो उस वक्त सॉलिबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करी, कौन कौन से पॉइंट हमको नोट करने हैं। तो देखो यहाँ पे टर्म्स भी लिखा हुआ है कि हर सॉलिड, ये कोई कंडीशन नहीं कि हर सॉलिड लिक्विड में, हर लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, नहीं। जैसे सोडियम क्लोराइड और शुगर तो भैया वाटर में तुरंत डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अभी मान लो मैं नेप्थलीन और एंथ्रासीन ले लूँ तो ये डिजॉल्व ही नहीं होंगे। और अगर मैं बोलूँ नेप्थलीन और एंथ्रासीन को बेंजीन में डिजॉल्व करने के लिए तो तुरंत डिजॉल्व हो जाएंगे। बट अगर मैं सोडियम क्लोराइड और शुगर को बोल दूँ कि भाई अरे जब बेंजीन और ये एंथ्रासीन और नेप्थलीन हो गए तो क्यों ना सोडियम क्लोराइड और शुगर को भी बेंजीन में डिजॉल्व करते, नहीं होगा। मतलब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि हर इंसान सभी का दोस्त हो ये कोई कंडीशन नहीं है। वैसे ही हर सोल्यूट सभी में डिजॉल्व हो जाए ये कोई कंडीशन नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा कंडीशन है कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर सोल्यूट किस में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये एक बेसिक सा टर्म है, यहीं से एक नियम भी बना कि भैया लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें नहीं फॉलो होती हैं। जैसे ग्लूकोज, भैया ग्लूकोज तो पूरी तरीके से नॉन पोलर ही है, लेकिन फिर भी वो डिजॉल्व हो जाता है। ग्लूकोज छोड़ दो, सुक्रोज, लेकिन उसमें डिजॉल्व की टेंडेंसी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको याद रखना है कि शुगर डिजॉल्व हो जाता है, पोलर कैरेक्टर भी नहीं है, तो बोलना बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको याद रहना चाहिए, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर मान लो सॉलिड सोल्यूट सॉल्वेंट में आप ऐड कर रहे हो तो होता है क्या है कि कुछ सोल्यूट डिजॉल्व हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। इस प्रोसेस को जब सॉल्यूट सॉलिड सोल्यूट डिजॉल्व होने लगे और उससे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगे तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब कुछ सोल्यूट पार्टिकल मान लो गैर डिजॉल्व होने, लेकिन सोल्यूट से ही लड़के कहीं इधर उधर भटक गए। तो अगर लड़ गए ना और भटक गए, अलग हो गए, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब सॉलिड सोल्यूट गया, लड़ा, मतलब डिजॉल्व नहीं हो पाया, लड़ा और फिर से बाहर आ गया, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे स्टेज में हो सकता है दो चीज़ें हों, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो सोल्यूशन में जा रहा है उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन में यही होता है। देखो जैसे मान लें आप पानी है, यहाँ पे शुगर है,
4-5 सॉलिड पार्टिकल हैं और 2 पार्टिकल आए तो 2 पार्टिकल खुद अंदर चले जाएंगे, लेकिन इन 2 पार्टिकलों को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्रिस्टलाइजेशन में एक स्टेज अटेन होगा जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो स्टेज आ सकते हैं तब जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाए, उसमें एंटर हो जाए। उस स्टेज में कंसंट्रेशन जो सोल्यूट का होता है वो कभी बदलता नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि 2 पार्टिकल आया और 2 पार्टिकल निकल गया, तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? सोल्यूट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, जितना सोल्यूट था अंदर उतना ही है। लेकिन जब 4-5 एक्स्ट्रा सोल्यूट आ रहे हैं तो 4-5 बस खाली क्या हो जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। तो उस वक्त गिवन कंडीशन पे कोई चेंज नहीं होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का। अब हम अगर बात करें, अगर मान लो कि हम ये सेम प्रोसेस गैसेस में भी करें तो उनके केसेस में भी हो सकता है भैया ये चीज़ें डिजॉल्व हों, लेकिन याद क्या रखना है कि ऐसे सोल्यूट जो एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक पानी में डिजॉल्व हो गए उसके बाद और ज़्यादा डिजॉल्व ना हो रहे हो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर मान लो और ज़्यादा सोल्यूट ऐड हो जाए, मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ऐसे टर्म्स आप लोग को याद रखने की, सैचुरेटेड मतलब और ज़्यादा सोल्यूट ना डिजॉल्व हो पाए उसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, अनसैचुरेटेड में और ज़्यादा एल्यूड हो जाए मतलब ऐड हो जाए सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब उसके बाद एक टर्म आता है बच्चों, वो हमको टर्म समझना है कि भैया जैसे मान लो हमसे कोई कहे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, तो याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम लोग अभी तक ये सोचते थे कि भैया सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिला है, अगर सोल्यूट सॉलिड है तो जब हम हीट देंगे तो जनरली क्या होगा आपके हिसाब से भैया सॉल्युबिलिटी बढ़ती, बट ये टर्म हर जगह सही नहीं है। सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे मान लो मैं ही हूँ कंटेनर में और मैं हीट बाहर निकाल लूँ, अगर मैं हीट बाहर निकाल रहा हूँ तो क्या मुझे हीट चाहिए? नहीं। तो अगर उसके बाद भी अगर आप हीट दोगे तो सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। लेकिन अगर मान लो मैं हूँ और मुझे हीट चाहिए, ठीक है, मेरा एक कंटेनर यहाँ पे रखा हुआ है, उसको हीट चाहिए और आप हीट दे रहे हो, तो अगर उसको हीट चाहिए सचमुच में आप हीट दे रहे हो तब तो भैया इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब अगर कोई भी चीज़ें बाहर रिलीज हो रही हैं और वही चीज़ आप अंदर दोगे तब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन अगर मान लो उसको वो चीज़ चाहिए जो आप दे रहे हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यही कॉन्सेप्ट था ली चैटलियर प्रिंसिपल का भी। उन्होंने बोला कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और अगर आप हीट दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब वाला बेटा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और अगर आप हीट दे रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो, तो क्या होगा भैया, सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। ये टर्म आपको याद रखना है। कोई पूछे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं खुद आपको एक बात बता दूं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड इन लिक्विड में। सॉलिड इन लिक्विड में, गैस इन लिक्विड में पड़ता है। ठीक है, ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा, अब आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का मतलब, जैसे आप कई बच्चे ये भी सोचेंगे सर पानी में कहाँ गैस मिलता है। अरे होशियार, अगर पानी में गैस नहीं मिलता ना तो ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होता। अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होता तो मछलियाँ उड़ उड़ के सांस लेती हैं, ओहो सांस ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा कि गैसेस भी लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। जैसे ऑक्सीजन ही की बात कर लो, देखो मैंने बोला भी ना कि थोड़ा सा वाटर में डिजॉल्व होता है। यही रीज़न है कि भैया इसी की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ हैं वो सर्वाइव हो पा रहे हैं, तो साफ हो जाते हैं। ठीक है, अब टर्म आता है कि भैया सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी। तो इसके लिए टर्म हमको क्या समझना है कि अगर मान लो सॉल्युबिलिटी गैस आप देख रहे हो प्रेशर के केस में, तो मैं आपको छोटा सा हिंट भी दे दूँ। ये डायग्राम सारे बच्चे देखिएगा, ठीक है, यहाँ से आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पत्थर रखा था, ठीक है, तो गैसेस पार्टिकल ज़्यादा नहीं मिले थे पानी में, ये खाली एयर है, ठीक है, इसमें नहीं मिले थे। मैंने क्या किया, पत्थर और रख दिए, 2-4 पत्थर रख दिए। तो भैया जब पत्थर रखूंगा तो ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ दबेगा, देखो दब के नीचे आ गया। अब अगर पिस्टन दब रहा है तो गैसेस के जो पार्टिकल भी हैं वो पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रेस होने लगेंगे नीचे की तरफ। जब वो सोचो, जब वो ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेशर लगाने लगेंगे तो क्या वो उस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होने लगेंगे? कॉमन सी बात है, वो डिजॉल्व होने लगेंगे। और यही होता भी है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, वेन एवर यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। इसी नियम को ना एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी, ठीक है, उन्होंने एक नियम ही बना दिया। उन्होंने कहा कि भैया प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में एक रिलेशन है। उन्होंने कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ गैस। जो भी प्रेजेंट हो रहा होगा सरफेस के साइड में, जो भी प्रेशर लग रहा होगा गैस का नीचे सरफेस से नीचे की तरफ लग रहा होगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी।
अब क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो टर्म है, देखो आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म ही पूरा यूज़ कर दिया, क्या, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों अलग अलग है। तो मोल फ्रैक्शन जितना भी होगा, मोल फ्रैक्शन जितना भी होगा सोल्यूट का उस गैस में डिजॉल्व होते वक्त, वही उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो ये लिक्विड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मान लो अंदर मैं बता दिया भैया 0.3 आ रहा है, मतलब 0.3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं ओवरऑल, 1 कह सकते हो यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में। बात समझ में आ रही है? तो यही टर्म है यहाँ पे जो आपको समझना है। देखो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन था, उन्होंने कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ ने। तो कहा भैया जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात हो रही है, तो जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट भी लगना चाहिए, उन्होंने लगा भी दिया KH। वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी गैस इन लिक्विड। एक और डेफिनेशन जो आप लोग को याद रखना है होता है सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। जब यहाँ से आप हटाते हो ना, तो देखो यहाँ पे भी लगता है क्या, कांस्टेंट। ये बात भी सारे बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे। तो एक ये भी फॉर्मूला आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये नहीं दिया हुआ बुक में, बट मैं चाह रहा था कि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए क्या 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 रूल है। तो ये रूल आपको सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अच्छा, एक टर्म्स आता है, अलग अलग गैसेस हैं बच्चों, तो उनका हेनरी कांस्टेंट भी अलग, कारण भैया सबके नेचर अलग अलग है। सोचो जिनके हेनरी कांस्टेंट बदल रहे हैं ना, मैं आपसे एक छोटा सवाल करूँ, मैंने कहा P = KH × X, यही मोल फ्रैक्शन है, यानी यही सॉल्युबिलिटी बता रहा है। अब अगर मैं कह दूँ KH बढ़ रहा है, अगर मैं KH बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा, गैस का इन लिक्विड बढ़ेगा या घटेगा, डेफिनेटली घटेगा। पूछो क्यों, क्योंकि इसको आप नीचे भेजोगे, मोल फ्रैक्शन जो होता है गैस इन लिक्विड उज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हेनरी कांस्टेंट। मतलब अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा बेटा, तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, घटेगा। यही टर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे बच्चों को देखना है कि जब जब हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, नहीं दिया क्या कहीं, अरे कहाँ गया बच्चा, इंक्रीज, नहीं नहीं कहीं नहीं दिया, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो जब, हाँ दिया तो है, जब भी हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो याद क्या रखना है भैया, उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होंगी, उस केस में सॉल्युबिलिटी देखो घटेंगी। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ हेनरी कांस्टेंट सबका दिया हुआ है, देखो सारे बच्चों हेनरी कांस्टेंट सबका दिया हुआ है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा टर्म दिखा रहा हूँ, ये सारे बच्चे देखिएगा, यहाँ पे जिसका इसका हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि KH एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जितना ज़्यादा हाइयर होगा KH। अब आइए कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने ध्यान से देखने की कोशिश की, ओ जस्ट अ सेकेंड, जैसे मान लो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ हीलियम का हेनरी कांस्टेंट कितना है, 144, ठीक है, ऑक्सीजन का 46.282 है। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन ज़्यादा सोल्यूबल हो सकता है वाटर में, तो आप तुरंत बताओगे कौन, ऑक्सीजन। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर, क्यों, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट जिसका कम, उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा। याद रखना हेनरी कांस्टेंट ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। और यही रीज़न भी है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होने लगती है बेटा, घटने लगती है। देखिए यहाँ पे टर्म भी दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जब इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर आपको घटाना पड़ेगा, कारण क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बात समझ में आई? अच्छा देखिए अब यहाँ पे जो टर्म्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। कह रहा है अगर N2 गैस मान लो भैया बबल्ड हो रहा है, N2 गैस बबल्ड हो रहा है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर दे दिया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता दूं, डेंसिटी जो होती है ना वाटर की, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml, और ml यहाँ लिख सकते हैं। यानी जितना आप क्वांटिटी ना वाटर का लोगे, उसी को आप ग्राम में भी एक्सप्रेस में कर सकते हो। यानी अगर आप 1 लीटर ले रहे हो तो 1 kg हो जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। 1000 ग्राम लिए हो 1000 ml हो जाएगा। तो ये टर्म्स आपको बस खाली याद रखने हैं, ये सिर्फ वाटर के केस में, सब में मत कर दीजिएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना, मतलब 0.987 पार। तो N2 का पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। पहले छोटी सी चीज़ क्या समझो कि भैया यहाँ पे किलो बार दिया, यहाँ बार। पहला काम हमको करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अगर हमको निकालना है तो भैया हम इसको किस में चेंज करेंगे, बार में। वो किलो बार था, इसको किस में चेंज कर दिए, बार में।
हमसे पूछ रहा है कितने मिली मोल्स ऑफ N2 होंगे, तो पहले मेरे लाल मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो पता कर लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो बेटा ये तो करना पड़ेगा ना, तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाला। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझना है, सारे बच्चों को एक चीज़ समझना है, क्योंकि क्वांटिटी जो है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यानी नाइट्रोजन की बहुत कम है, तो इस वजह से हम एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम नीचे डिनोमिनेटर साइड में इसको इग्नोर कर दिए। नहीं भी इग्नोर करना चाहोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो उस बिहाफ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आया आपका वो इतना आ गया। अब मेरी बात समझिएगा, अगर आप मोल निकाल लेते हो ना बेटा, अगर आपसे कोई कहे मिली मोल, तो बहुत टफ काम नहीं है। एक मोल में 10⁻³ मिली मोल होता है। कितना होता है? 10⁻³ मिली मोल। तो जितना भी आपका मोल आया हो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया आपका, मिली मोल में आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टर्म है कि भैया हेनरी लॉ, ठीक है, उसके एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स में सारे बच्चों ने देखा होगा कि भैया CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाते हैं, ठीक है, और जैसे खटाक से खोलते आवाज़ करता है, बबल्स के फॉर्म में निकलने लगता है। तो वो भी क्या है, एक हेनरी लॉ का एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तभी वो डिजॉल्व होता है CO2, ऐसे नहीं होगा। दूसरा है स्कूबा डाइवर का, ये सारे बच्चे याद रखिएगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उनके वो सिलेंडर में डाल दिया जाता है, ठीक है, और जब वो नीचे जाते हैं ना तो हाई प्रेशर जो लगता है अंडर वाटर, जिसके वजह से सॉल्युबिलिटी जो होता है ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक गैस का, वो ब्लड में बहुत ज़्यादा होने लगता है। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ आते हैं ना बेटा, जैसे ही वो ऊपर की तरफ आते हैं प्रेशर घटने लगता है। घटने के वजह से जानते हो क्या होता है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया ना वो धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं। जैसे ही वो बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं ना, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कोई भी, तो भैया वो जो नर्व्स है ना वहाँ से एक अलग लेवल की पेन होती है, क्योंकि बबल्स के फॉर्म में निकल रहे हैं। उस पेन को आप झेल भी नहीं सकते हो। उसी बीमारी को कहते हैं हम लोग बेंड, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग नीचे जाते भी नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे तक। बेंड से बचना है तो तरीका क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है उसके अलावा उसमें हीलियम भी मिला दो। जब आप हीलियम भी मिला दोगे ना बेटा, तब जानते हो क्या होगा, हीलियम के मिलाने से, क्योंकि हीलियम का आप जानते हो भैया सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो उसके वजह से जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो रहा था ना डायरेक्टली जाके हाई प्रेशर पे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है ना बैंड वाली, वो कम हो जाती है। एक और एग्जांपल है हाई एल्टीट्यूड पे। देखो हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाओगे ना तो ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यही रीज़न भी है, जो जैसे ज़मीन से जो ऊपर चढ़ते हैं ना रेगुलर वाले, उनकी सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कमज़ोर लगने लगते हैं। तो इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। फिर कई बच्चे पूछते हैं टेम्परेचर से क्या होगा। तो देखो मैं बात करूं अगर टेम्परेचर से, तो याद रखना टेम्परेचर का इफेक्ट यही होता है कि भैया जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होने लगती है, घटने लगती है। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। कारण क्योंकि डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से ही सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो बच्चों यहाँ तक मुझे आपको टॉपिक पढ़ाना था, बट उसके बाद मैं भी चाह रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन एटलीस्ट आपको समझा दूँ, आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट घर पे। देखो कह रहा है H2S एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है सब समझ लिया हमने। तो इसके बाद कह रहा है इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस, यानी सॉल्युबिलिटी आपको दिया हुआ है मोलैलिटी के फॉर्म में, 0.195 के फॉर्म में आपको मोलैलिटी के फॉर्म में दिया एट STP। देखो STP जब भी बोल देना तो याद करिएगा प्रेशर वहाँ पे H2S गैस का कितना हो जाएगा, 1 ATM। अगर आप ATM में आंसर लाना चाहते हो तो बार में तो 0.987 बार ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खाली ये कह रहा हूँ कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी आपसे KH कह रहा है कांस्टेंट निकालने के लिए। तो पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए ना बेटा, मोलैलिटी दिया, मोलैलिटी का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भैया इसमें कितना है, 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है, 1 kg। तो इसका तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकालना है। तो H2S का मास नंबर ऑफ मोल जानते हो कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S वो है 0.195। तो यहाँ इसका मोल आपको पता है, वाटर का आपने निकाल लिया 1000/18, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आपका कितना आ गया, 55.5। तो आपको करना बस इतना है, 0.195/0.195 प्लस 55.55 से आपने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, H2S। पार्शियल प्रेशर आपको पता है 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आपने निकाल लिया, तो क्या KH नहीं निकल जाएगा, खुद सोचिए, KH नहीं निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा।
तो ये पहला क्वेश्चन है जो आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो घर पे। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है, तो अगर हिंट पता है बच्चों तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, तो आप कर भी सकते हो। नेक्स्ट आता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। देखो इसमें बोला हुआ है हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 का आपको गिवन है पहले से पास्कल में, ठीक है, और आपको बोल रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी आपको बोल दिया है कि भैया वाटर आपको पता है, ठीक है, 2.5 ATM इसका प्रेशर है। यानी पहले आप बात समझो, हेनरी लॉ कांस्टेंट बेटा किस में है, पास्कल में, ये किस में है, ATM में। पहला काम आपको करना है कि भैया या तो ATM को पास्कल में चेंज कर दीजिए या तो पास्कल को ATM में, किसी एक में पहले आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे ही आप चेंज कर दोगे उसके बाद आपको क्या पता है, प्रेशर पता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट पता है, ठीक है, इवन आपको 500 अपॉन, रुक जाइए, मैं यहाँ पे pKh इंटू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना था ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 500 अपॉन 18 कर देना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से आप चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। जैसे ही आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला ना बच्चों, आप उसका मास भी निकाल सकते हो। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे मास है, तो आप उसका मास नहीं निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पहले निकालिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के बाद मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो भैया मोलर मास तो आपको पता है CO2 का कितना आता है 44। कैसे पता चला, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो यानी 12 + 32 आपका कितना आ गया 44। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन O2 दिया है ना, तो हम वो तो करेंगे ना 44। तो बच्चों यहाँ तक मेरा जो मिशन था कि भैया ये पार्ट 2 आपको यहाँ तक ज़रूर समझाऊँ, मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है बच्चों। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट के जो 2-3 वीडियोज़ हैं वो भी आज ही बनाकर मैं पोस्ट कर दूँ, सो दैट आपका काम आसान हो जाए। बट मेरी बात अच्छे से समझिएगा प्लीज़, जो वीडियोज़ आपको बना के दे रहा हूँ एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़िए, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, मैं करता हूँ एंड।